नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मंडे मेट्रो पहल के तहत अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस से सफर किया। मुख्यमंत्री का ये कदम दिल्ली सरकार के मंडे मेट्रो अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना और ईंधन की बचत को बढ़ावा देना है। जानकारी के अनुसार ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील के बाद शुरू किया गया है। अभियान के तहत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन साधनों का अधिक इस्तेमाल करने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण संरक्षण और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए इस पहल में सहयोग करें। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक परिवहन से सफर करने के दौरान कई यात्रियों ने उनसे मुलाकात भी की। इस पहल को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सरकार का मानना है कि मंडे मेट्रो जैसे अभियानों से शहर में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के बीच पर्यावरण के प्रेरित के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। तो वहीं दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि इस गंभीर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिपिंग मंत्रालय सहित सभी संबंधी मंत्रालय को शामिल होने के लिए कहा गया है। संजय कुमार झा ने कहा है कि पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये समस्या भारत द्वारा उत्पन्न नहीं की गई है, लेकिन इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सीमित समिति के मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेगी और ये समझाने की कोशिश करेगी कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से शिपिंग और व्यापार से जुड़े मामलों को लेकर मंत्रालय से जानकारी ली जाएगी। संसदीय समिति की ये बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और कई देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक चिंताएं भी बढ़ रही है। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदमों पर विचार कर रही है। संजय कुमार झा के अनुसार बैठक का उद्देश्य स्थिति की गंभीरता को समझाना और उससे निपटने के लिए मनवित रणनीति तैयार करना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कई पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईंधन महंगा होने के कारण वाहन चालकों और किसानों में चिंता बढ़ गई है, जिससे विभिन्न पंपों पर लंबी कतारें लग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल में लगभग 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर डीजल पेट्रोल की कीमतों में करीब 8 रुपए तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है, जिससे खासकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और वाहन संचालकों का कहना है कि बढ़ते दामों के कारण खेती और परिवहन की लागत बढ़ गई है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए देश में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग भी की है, ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर रोक लगा सके। मुजफ्फरनगर के अलग अलग पेट्रोल पंप पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लोग पहले से ही ईंधन भरवाने की कोशिश में जुटे नजर आए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ती नजर आ रही है। बहुत सारी परेशानी किसानों को है। रात 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल पर और डीजल के 2 रुपए 71 पैसे बढ़े हैं और ऐसे 8 रुपए की बढ़ोतरी जो डीजल पेट्रोल हुई, ये किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि किसान अपनी खेती जो करता है वो ट्रैक्टर की जुताई, उसके तमाम सारी चीजें महंगी हो जाएगी। वो अपनी खेती की बचत कैसे कर पाएगा? जो उसकी फसल की उत्पादकता तो है, वैसे ही नकली फल देगा, तमाम बहुत सारी चीजें नकली मिल रही है और बढ़ोतरी करने की कम हुई है, लेकिन उसके जो तेल के खर्चे बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया है, उसकी आमदनी पर प्रभाव पड़ा है। तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कहना है कि कृपया करके 2 दिन का शनिवार इतवार का 2 दिन का लॉकडाउन लगाओ, ताकि देश में जो तेल जो व्हीकल 4 व्हीलर चल रहे हैं, लोग बाहर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए भाग रहे हैं, 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा तो हमारे देश में जो कोई
करोड़ रुपए का जो खपत तेल की होती है उसमें 2 दिन का विराम लगेगा और हर आदमी को शांति सुकून मिलेगा, ताकि किसानों की जो किसान पूरे देश को अन्न देता है कहीं ना कहीं अगर ये बार बार और आगे उम्मीद में भी साथ हो भी बढ़ेगा, ऐसे ही 10 रुपए से भी ऊपर ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है जो स्थिति वर्तमान में लग रही है। तो देश हमारा मजबूत कैसे हो कि 2 दिन का अगर लॉकडाउन लगेगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें रिक्वायरमेंट कम होगी, तो तेल में ये चीजें रुकावट आएगी, बढ़ोतरी की ये चीजें देश हित में होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा हम लोग जो तेल खर्च कर रहे हैं उस चीज में कहीं 2 दिन का लॉकडाउन से बढ़ेगी। किसान की फसल में जो जुताई तमाम मंडी लगाएंगे उसमें जुताई होगी, उसके बहुत सारा लोड है व्हीकल से, उसके डीजल पेट्रोल से, इस चीज में राहत कैसे मिले कि ये चीज देश को देखनी होगी कि किसान कैसे बहुत सीमित खर्चे मेरे हाउस के बावजूद भी लेकिन जुताई तो करनी पड़ेगी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लॉकडाउन की प्रक्रिया रखना है ताकि देश में एक तेल की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में महुआ की एक दलित छात्र के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कविता मीणा को सौंपा है। इस कार्यक्रम में का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने संयुक्त रूप से किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने आरोप लगाया है कि महुआ में नीट कोचिंग से लौट रही एक दलित छात्र की कथित रूप से अपहरण कर प्रयागराज ले जाया गया, जहां उसे 15 दिन तक नशीला पदार्थ देकर मानसिक प्रताड़ना और सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में पूर्व विधायक गजराज सिंह, अरविंद शर्मा और डॉक्टर वीसी शर्मा, नरेश भाटी, रविंद्र गुज्जर और चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार से भाजपा सरकार हर तरह से फेल सरकार है। और जब ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो इनके राज में, इनके शासन में कौन सी बेटी सुरक्षित है? न महिलाएं सुरक्षित है, न लड़कियां, न यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हर तरह से ये फेल सरकार है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। अभी लखनऊ में जो केस हुआ है गोल्ड सिटी में, और ये महोबा का केस है, अभी 3 साल की बच्ची के साथ 57 साल के आदमी ने जो दुष्कर्म किया उसकी भी उचित न्याय नहीं दिया गया। और मैं सरकार से ये जो है सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जो है बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिया जाए। जैसा कि हम सुनते हुए आए हैं, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा कहाँ तक उचित है? मैं कहती हूँ उचित नहीं है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ कोई घर में बैठी हुई बेटी हो, चाहे कोई तैयारी कर रही हो या स्कूल या कॉलेज गई हुई हो, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि दलित हमारी बच्ची थी, उसके साथ में जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ में 16 दिन तक उसको बंधक बनाकर भयंकर तरीके से यातना दी गई। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि दलित का मामला है, कोई भी उच्च जाति की हो चाहे किसी भी कास्ट की हो, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है। आपकी मांग क्या है इस पर? हमारी मांग ये है कि इस पीड़िता के साथ में उचित जो लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनके साथ में उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि और लोगों को सबक मिलना चाहिए, ताकि कोई भी इस कृत्य को ना कर सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव गंगावास पहाड़ में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी छोटी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गया है। वायरल वीडियो में कई लोग एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दे रहे। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही
पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जानकारी के अनुसार जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकोट क्षेत्र स्थित ग्राम हाफिजपुर में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 20 से 25 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर पहुंच गई और दमकल कर्मियों से तेजी से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के दौरान स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई परिवारों का सामान जलकर राख हो गया। फायर विभाग के अधिकारी आग लगने की कारणों की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सीएफओ गौतम बुद्ध नगर प्रदीप कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण कर लिया। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बनाए हुए है। देखिए, एमडीडी के माध्यम से 10:40 पे फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि बड़ी हाफिजपुर, जो कि थाना दनकौर में लगता है, यहाँ झोपड़ियों में आग लग गई है। चूंकि झोपड़ी आपस में काफी सटी हुई थी, इसलिए 5 गाड़ियां यहाँ रवाना की गई। बुलंद सर को भी बताया गया, क्योंकि सिकंदराबाद बॉर्डर के पास ही पड़ता है, वहां से भी एक गाड़ी रवाना हुई। यहाँ आके देखा गया कि 20 से 25 झोपड़ियां जल रही हैं और उनको 5 गाड़ियों की मदद से आग को बुझा दिया गया है। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जलानी नहीं है। ये आग गैस सिलेंडर, छोटा गैस सिलेंडर उससे लगी थी और क्योंकि प्रत्येक घरों में जो है गैस सिलेंडर था, इसलिए आग काफी बढ़ रही थी, परंतु हमारे बहादुर कर्मचारियों ने आग को पूर्णतः बुझा दिया है और कोई भी इंजरी नहीं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बच्चे साथ खेलते समय 6 वर्षीय अहमद नाम का बच्चा दीवार और ठेले के बीच दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना पास के लगे मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल बच्चों को तत्काल स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाय परिवार ने एक सपा नेता अजीम की गाड़ी से मेरठ के मानवा स्थित अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी और रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के दौरान सपा नेता अजीम ने एक वीडियो बनाकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया। अब इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार तेवतिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मीरापुर और रामराज क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जानसठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। सीएमओ ने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो के जरिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सीएमओ मुजफ्फरनगर सभी देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो चोट से रिलेटेड बच्ची की वीडियो वायरल है, वह सरकार की छवि एवं विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए डाली गई है, क्योंकि मीरापुर रामराज में हमारी पीएससीज हैं और जानसठ में हमारी सीएससी है, जो उसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और इस भ्रामक वीडियो के लिए हम लोग विधि राय लेते हुए न्याय संगत एवं कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं सीएमओ मुजफ्फरनगर। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत रमपुरा फकीरे में मां गोमती नदी पुनरुद्धार एवं निर्मल गंगा जल अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह ने विधि विधान से पूजा कर किया।
इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, गायत्री परिवार के सदस्यों और सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने फावड़ा चलाकर श्रमदान किया। जिलाधिकारी ने गोमती नदी के ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों से गोमती नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं अपूर्व सिंह ने कहा कि गोमती नदी क्षेत्र की पहचान और सभ्यता की जीवन रेखा है, जिसका पुनरुद्धार आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और गोमती माता के जयकारों के बीच नदी संरक्षण का संकल्प लिया। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र स्थित कल्याणपुर चक्र तीर्थ में आज प्रसिद्ध ज्येष्ठ गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया। परंपरागत रूप से जून में लगने वाली ये मेला इस वर्ष 25 मई को आयोजित हुआ। मेले में श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की। हालांकि नौतपा और भीषण गर्मी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। मेले में चाट, पकौड़ी और मिठाई की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन सरोवर में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नाव और गोताखोरों की व्यवस्था न होने पर सवाल उठे। वहीं महिला पुलिसकर्मियों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान एकल विद्यालय के पदाधिकारियों और आचार्यों ने नदी पूजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। तो वहीं पीलीभीत पुलिस ने कथित धर्मांतरण के प्रयास और धमकी देने वालों के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देश में कार्रवाई करते हुए उत्तरी थाना पुलिस ने मुरादाबाद निवासी अनोखे सिंह को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी गांव में ईसाई धर्म से जुड़े पर्चे बांट रहा था और नौकरी तथा शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 साधुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों साधु नरसेना क्षेत्र स्थित मांडू ऋषि आश्रम में आयोजित भंडारे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ऊंचा गांव स्थित शनिदेव मंदिर के पास उनकी बाइक एक ट्रैक्टर के से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों साधुओं की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिकारपुर के चमुड़ा देवी मंदिर अखाड़ा से जुड़े संतों ओम भारती और रघुनंदन गिरी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते इलाके में शोक का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में साधु संत घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंचे साधु संत दोनों शवों को बिना पोस्टमार्टम कराए अपने साथ ले गए। इसको लेकर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों और ट्रैक्टर चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दुख और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक 3 पुलिस ने कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया कीमती सामान भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार एक कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक पैनल और अन्य उपकरण चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कंपनी के पूर्व कर्मचारियों की संलिप्तता के संकेत मिले। इसके बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ाते हुए कंपनी के सामने से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ मिश्रा, जिशान भारती, मोनू और संतोष कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों से चोरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने कंपनी की अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चोरी की घटनाओं में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।